हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाई के ऊपर जेई के लिए। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हैं जिसके अंदर मैं आपको जो हमारी प्यारी पियर्सन सीरीज़ है बाय राहुल सरदाना सर, ठीक है, राहुल सरदाना सर की जो पियर्सन सीरीज़ है जिसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा, जेई के लिए काफ़ी रेलेवेंट बुक है इनकी, पूरी सीरीज चलती है इनकी। उसके अंदर से मैकेनिक्स 1 बुक है जो उसका हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये वाली जो पूरी सीरीज़ है ये पियर्सन के अराउंड ही रहेगी। इसके अंदर हम पियर्सन की पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, साथ ही में थ्योरी के साथ में जितने भी इलस्ट्रेशंस है उसके अंदर उसको कवर करेंगे। इलस्ट्रेशंस के बाद में जो बैक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, डिटेल के अंदर उनका सोल्यूशन देखेंगे, उनके पीछे की क्या क्या अप्रोच है, सब कुछ हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो ये सीरीज़ काफ़ी लेक्चर्स में डिवाइड रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली पियर्सन बुक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेंगे एंड जेई के लिए बहुत ही रेलेवेंट बुक है। तो इस सीरीज़ को यूज़ कैसे करना है उसके लिए अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मेरा सजेशन तुम्हें ये रहेगा कि तुम पहले खुद से बुक को ख़रीदो एंड खुद से बुक को पढ़ो, खुद से सोल्व करो। जहाँ पर तुम अटको वहाँ पर उस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर तुम देख सकते हो, चाहे 2x पर देख लो। अगर तुम्हें मान लो तुमने पूरी बुक कर रखी है, तुम्हें बस एक क्विक रिवीजन चाहिए तो 2x पर देख लो लेक्चर, या फिर अगर तुमने नहीं भी कर रखी, तुम फर्स्ट टाइम से भी पढ़ रहे हो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो भी ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इस बुक का पूरा क्रेडिट राहुल सरदाना सर एंड पियर्सन टीम को है, ठीक है। तुम्हें ख़रीदना है तुम अमेज़ोन पर जाकर खरीद सकते हो या फिर अपने जो भी लोकल बुक शॉप है, सेलर्स है, उनसे खरीद सकते हो। मैं तुम्हें इस बुक की पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, हालांकि मैंने, अगर तुम देखोगे तो कटिंग्स चिपकाई है इस बुक की, पर मैं थ्योरी वाले पार्ट को खुद से ही एक्सप्लेन करूँगा एंड इलस्ट्रेशंस के मेरे को स्क्रीनशॉट्स लगाने पड़ेंगे, पर उनको सॉल्यूशंस भी मैं तुम्हें खुद से ही दूंगा। हम बुक की ही लैंग्वेज को तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, जो इसको ख़रीद नहीं पा रहे, ये बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, काफ़ी लेक्चर्स में डिवाइडेड रहेगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में पहला टॉपिक तो हम करेंगे, थोड़ा सा हम डायनामिक्स के बारे में समझेंगे कि डायनामिक्स क्या है, ठीक है। तो डायनामिक्स के बारे में इंट्रो देखेंगे, ठीक है। वो बेसिकली चैप्टर का इंट्रो है, 1-2 मिनट का पार्ट रहने वाला है। दूसरा, हम फोर्स को समझेंगे कि फोर्स क्या है, ठीक है। आज के लिए हम बस ये 2 टॉपिक ही करने वाले, छोटा सा लेक्चर रहेगा एंड कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं आएगी बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बुक की थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर तुम देख सकते हो, ये हमारा चैप्टर का नाम है जिसको हम एनएलएम के नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मैकेनिक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 है तुम्हारी पियर्सन के हिसाब से। इसको पढ़ने के बाद में तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, तुम सूडो फोर्स के बारे में भी यहीं पर पढ़ोगे एंड सेंगेस के अंदर अगर तुम देखोगे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला एनएलएम, फिर अगला चैप्टर है एनएलएम विद फ्रिक्शन। पर पियर्सन के अंदर फ्रिक्शन एनएलएम के साथ में ही है, यानी कि हम फ्रिक्शन को भी यहीं पर कवर करने वाले हैं एंड कुछ सर्कुलर मोशन, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन रहता है वो भी इसी के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये सब तुम देख सकते हो कि एज़ पर लेटेस्ट जेई पैटर्न है ये, एंड ये बहुत ही रेलेवेंट बुक लगती है मुझे, बहुत ही रेलेवेंट सीरीज़ लगती है पियर्सन की, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा तुम्हें। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा डायनामिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि डायनामिक्स क्या है, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हारी मैकेनिक्स है बेसिकली वो एक बहुत मेजर चंक है तुम्हारी क्लास 11th का। क्लास 11th में तुम मेजरली मैकेनिक्स ही पढ़ते हो, ठीक है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की बेसिकली, उसको तुमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स होती है बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। इसके अंदर तुम मोशन ऑफ ए पार्टिकल के बारे में पढ़ते हो। मेजर बात क्या है, विदाउट नोइंग इट्स कॉज, तुम्हें मतलब नहीं है कि पार्टिकल का मोशन क्यों हो रहा है, तुम बस उसके मोशन को स्टडी करते हो, ठीक है। तुम्हें मोशन के पीछे का कारण इसके अंदर तुम्हारे लिए ज़रूरी महत्व नहीं रखता, पर डायनामिक्स के अंदर हम स्टडी ही इसकी करते हैं, स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। हम पढ़ेंगे ही ये कि अगर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे के बैक एंड में क्या हो रहा है। जैसे जो सॉफ्टवेयर है, अगर तुम आज की भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई भी वेबसाइट है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो मोशन हो रहा है वो हो गया काइनेमेटिक्स, फ्रंट एंड बैक एंड में क्या चल रहा है, डायनामिक्स में क्या है, यानी कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो सब हम डायनामिक्स के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है।
तो काइनेमेटिक्स तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसके अंदर तुमने स्टडी ऑफ मोशन देखी है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तुम इसके अंदर देखते हो, है ना। काइनेमेटिक्स के अंदर तुम मोशन अलोंग ए बेसिकली मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देखते हो, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन देखते हो, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। एंड थर्ड पार्ट जो इसका होता है वो तुम इसके अंदर देखते हो रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो तुम ये बेसिकली 3 मेजर चीज़ें पढ़ते हो तुम्हारे काइनेमेटिक्स वाले पार्ट के अंदर, एंड जिनको तुम ऑलरेडी पढ़ कर आए हो। एंड मैं ये मानकर चलूँगा कि तुम्हें आर वेक्टर यानी कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ये सब के कंसेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि ये सब तुम काइनेमेटिक्स में सीख कर आते हो, ठीक है। अब हम ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको हम डायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो तुम्हारा चैप्टर है NLM, ठीक है। इसको मैं NLM ही लिखूँगा क्योंकि बार बार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिखना फिजिबल नहीं है। तो जो तुम्हारा चैप्टर है NLM, इसके अंदर हम बेसिकली जितने भी तुम्हारे फोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि जो भी तुम्हारे फोर्सेज हैं वो क्यों लग रहे हैं, ठीक है, उनकी नेचर के बारे में, फोर्सेस की क्या क्या नेचर है, उनकी नेचर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिकली मोटी मोटी बात करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि जो सबसे मेजर अजम्पशन हम मानकर चलेंगे इस पूरे चैप्टर के थ्रू, जो कि तुम अपनी मेजर मैकेनिक्स में मानकर चलते हो, RBD में जाकर तुम उस अजम्पशन को छोड़ते हो। अजम्पशन हम ये मानकर चलेंगे कि हम जितना भी डील करेंगे वो सब सिंगल पार्टिकल्स के साथ में डील करेंगे, ठीक है, सिंगल पार्टिकल्स के साथ में, या फिर पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ में हम डील करने वाले हैं। अब तुम बोलोगे भैया मैंने तो देखा है, हम तो सोल्व करते हैं तो एक पूरा ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, पूरे बड़े बड़े वेज बना कर रखे होते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये सब तुम सोल्व ज़रूर करते हो एंड करोगे भी, बट हम इन सबको मानते सिंगल पार्टिकल ही हैं, ट्रीट एज ए सिंगल पार्टिकल करते हैं। तो तुम्हारा चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, या फिर जिसको तुम रोटेशन के नाम से पॉपुलरली जानते हो, वहाँ पर तुम एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम्स के बारे में डील करते हो, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास से तुम उसको स्टार्ट कर देते हो, बेसिकली सेंटर ऑफ मास में तुम डील करना स्टार्ट कर देते हो एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम से, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे लिए मेजर अजम्पशन रहेगा कि हम सिंगल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, और बाद के चैप्टर्स में हम देखते रहेंगे जैसे भी हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, ये डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन बुक के हिसाब से, पढ़ना चाहो बाद में पढ़ लेना, सेशन के नोट्स की PDF तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, अब इसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में, कि भैया फोर्स क्या है। तो फोर्स की भाई जो बेसिक डेफिनेशन है वो तुम 9th क्लास से पढ़ते आते हो कि पुश और पुल, ठीक है, बेसिक यही है, पुश और पुल है फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, जो या तो चेंज करता है विथ चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ठीक है, या तो वो चेंज करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, किसको, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर तुम कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सब चीज़ों को वो चेंज करने की टेंडेंसी देता है फोर्स। कोई भी पुश या फिर पुल तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हो, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और अगर इसको डिफाइन करना चाहो तुम फोर्स को थोड़ा सा और अच्छे से, तो फोर्स को तुम ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ दी इंटरेक्शन, तो फोर्स एक इंटरेक्शन है बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड दी सोर्स, बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड दी सोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इंटरेक्शन है ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में। सोर्स तुम्हारा यहाँ पर क्या करेगा, जो ये सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सोर्स से मेरा मतलब है जो भी पुश और पुल को प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है तुम्हारा वो बेसिकली प्रोवाइडिंग पुश या फिर पुल रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ फोर्स के बारे में जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, वेक्टर्स तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसके पास में डायरेक्शन भी है प्लस इसके पास में मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहने वाले हैं फोर्स के पास में, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट होती है फोर्स की तुम्हारी न्यूटन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही इन सब चीज़ों के बारे में बताया है हमें, तो उसको एन से डिनोट करते हो। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, जो कि इतनी पॉपुलर नहीं आएगी तुम्हारी 11th एंड 12th या फिर जेई से रेलेवेंट अगर हम बात करें, तो फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, तो सीजीएस यूनिट होती है तुम्हारी डाइन, ठीक है, DYN। इस पर एनवी सर का एक पॉपुलर जोक भी है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी बीवी को न्यूटन बोलता हूँ, ठीक है, तो उसको लगता है कि वो साइंटिस्ट है, लेकिन उसको क्या पता ये बात एनवी सर की ही वर्डिंग ऑब्वियसली, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो मैं भी पहले कभी इसको याद नहीं रखता था कि न्यूटन की बेसिकली न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, पर उनके जोक के बाद से मुझे भी अपने आप ही ध्यान रहने लग गया, ठीक है, तो तुम भी इसको ध्यान रख सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर चीज़ है कि फोर्स क्या क्या करता है, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, तो फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो फोर्स ये कर सकता है ऑन ए बॉडी, कि एक बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट तुम्हें दिखेंगे। तो पहली चीज़ तो हो सकती है कि मे चेंज ओनली स्पीड, हो सकता है सिर्फ स्पीड ऑफ बॉडी में चेंज आ जाए, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए, कि कोई फुटबॉल थी, तुमने उसको किक किया, तुम्हारे पास में आ रही थी, तुमने उसकी स्पीड चेंज कर दी, तुमने उसको, अगर वो लेफ़्ट से आ रही थी तुमने राइट में मार दी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या फिर जो बैडमिंटन खेलते हैं, क्लासिक एग्जांपल, शटल को हम मारते हैं रैकेट से, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना बार बार फोर्स लगाने से, ठीक है। या फिर बोथ भी चेंज कर सकते हैं कि तुमने स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दी बैडमिंटन वाले एग्जाम्पल में। या फिर शेप या फिर साइज़ में भी चेंज आ सकता है, रबड़ बैंड पर तुमने फोर्स लगा के उसको खींच लिया, ठीक है, या फिर जो स्पंज वाली बॉल होती है, स्पंज होते हैं, उसको तुमने दबाया तो वो कंप्रेस हुआ। तो ये सब चीज़ें तुम फोर्स के इफ़ेक्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ फोर्स की, थोड़ा सा यूनिट ऑफ फोर्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में अगर बात करें तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है, जिसको तुम एन से डिनोट करते हो। और अगर एक न्यूटन की बात करें तो एक न्यूटन तुम्हारा बराबर होता है 1 kg मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ अभी, या फिर तुमने 9th में पढ़ा है कि फोर्स इक्वल होता है ma। तो मास की यूनिट हुई kg, एक्सेलरेशन की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहीं से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से न्यूटन इक्वल हो जाता है तुम्हारे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर तुम एक CGS की बात करो, अगर CGS यूनिट की बात करो, तो CGS यूनिट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि 1 डाइन होती है। तो 1 डाइन तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी हम CGS में यूज़ करते हैं वो सब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहीं से तुम्हारा रिलेशन आ जाता है कि जो 1 न्यूटन है वो तुम्हारा बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन के, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा रिलेशन आ जाता है। ये सब बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, तुम्हें बस ये सुनना है, ठीक है। नोट्स बनाना चाहो साथ साथ तो बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी तुम्हें इतना इसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं देना, ठीक है, प्रेशर देने वाली बात नहीं है। अच्छा, यूनिट की बात तो हमने कर ली, यहीं पर हम फोर्स का डायमेंशन भी लिख देते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन देखो तुम यूनिट से बना सकते हो कैसे, अगर तुमने नहीं पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। वैसे अगर मेरे को डायमेंशन लिखना हो तो kg के लिए हम यूज़ करेंगे मास, ठीक है, मीटर के लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ l, एंड सेकेंड स्क्वायर के लिए हम यूज़ करेंगे T⁻²। तो फोर्स का डायमेंशन तुम यहाँ से लिख सकते हो, बेसिकली कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक और बेसिकली पियर्सन के अंदर मेंशन कर रखी है कि एक और कॉमनली यूज्ड यूनिट है फोर्स की, जो होती है किलोग्राम फोर्स। तुम जनरली देखोगे तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, बस पढ़ने के लिए अच्छी बात है। मैं तुम्हें मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि ये फोर्स है,
ठीक है, ये वो फोर्स है जिससे एक बॉडी 1 kg मास, ठीक है, 1 kg मास, कोई भी 1 kg मास अट्रैक्ट होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, 1 kg मास इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो 1 kg मास जिस फोर्स से सेंटर ऑफ अर्थ की टुवार्ड्स अट्रैक्ट होता है उसको तुम किलोग्राम फोर्स बोलते हो। ठीक है, अच्छा, यहीं से तुम 1 kgf को क्या लिख सकते हो, ये वाले पार्ट को तुम स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं इसमें दिमाग लगाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको तुम बेसिकली 1 kgf को ही तुम वेट बोल सकते हो। ठीक है, वेट करस्पॉन्डिंग टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, यानी कि एक 1 kg मास की बॉडी का जितना वेट होगा, वेट ऑफ 1 kg मास बॉडी। ठीक है, क्योंकि वेट अगर तुम्हें पता हो तो वेट होता है मास इंटू जी, mg तुम्हारा वेट होता है। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशन। जिस ग्रेविटेशन क्या है, बेसिकली जिस पुल से अर्थ तुम्हें खींच रही है किसी मास को, उसको तुम g बोलते हो, स्मॉल g। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो वेट होता है मास इंटू जी, m इंटू जी, ये वेट होता है। तो 1 kg मास का जितना वेट होगा वो बेसिकली तुम्हारा 1 kgf हो जाएगा। अच्छा, अब अगर बात करें तो 1 kgf तुम्हारा यहीं से इक्वल आ जाएगा 9.8 न्यूटन के। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर आ जाएगा। बेसिकली फोर्स तो 9.8 लग रहा है ना उस पर। ठीक है, अच्छा, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे तो ये बढ़िया नहीं लग रहा। तो 1 kgf बराबर आ जाएगा तुम्हारा 9.8 न्यूटन के, और यही चीज़ अगर तुम वैसे देखना चाहो तो बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसी की स्मॉलर यूनिट को तुम और अच्छे से लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो 1 किलोग्राम फोर्स है ये, तो 1 ग्राम फोर्स तुम्हारा बेसिकली बराबर हो जाएगा 980 डाइन के। तुमने दोनों की छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये भी तुम ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रीड करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम बात करने वाले हैं वो एक नोट है। ठीक है, कंसेप्चुअल नोट है तुम्हारा बेसिकली। तो ये नोट है कि जो फोर्स है, तुम्हें पता है फोर्स तुम्हारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, और हमें पता है कि जो भी वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन भी होती है। तो बस यही बोला गया है तुम्हें कि अगर मैं लिखता हूँ 10 न्यूटन फोर्स, तो ये लिखना अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना चाहिए 10 न्यूटन फोर्स साथ में उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स, या फिर 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड्स, ऐसा लिखना चाहिए मुझे। कोई भी डायरेक्शन बेसिकली, तो मुझे उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, अच्छा, आई होप तुम इतना समझ गए होगे। यही चीज़ यहाँ पर तुम्हें लिखी मिल जाएगी अपने फर्स्ट कंसेप्चुअल नोट में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।